आज वर्ल्ड कैंसर डे है। सब लोग सारी दुनिया में, चाहे डब्ल्यूएचओ हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी प्रांत हो, सब कैंसर से झुलसते हैं, जूझते हैं और लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं एक मैसेज दूंगा अपनी तरफ से। मैसेज मेरी ये है कि इस सारे चक्रव्यूह में, जिसमें कैंसर के पीड़ित हैं, उनके घर वाले हैं या उनके सहयोगी हैं जो उनकी ट्रीटमेंट में मदद करते हैं, वो डॉक्टर्स हैं जो पूरी कोशिश में जुटे होते हैं कि उनके कैंसरों को ट्रीट किया जाए, जितना भी पॉसिबल है, जैसे भी पॉसिबल है, उनकी मदद की जाए। वो अस्पताल वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वो तब सब मशीनें लगा के और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ऐसे डॉक्टर्स को ट्रीट करने के लिए। और वो कंपनीज और रिसर्चर्स जो कैंसर की दवाइयाँ और उनकी मशीनें बनाते हैं। आज के दिन मेरा सब 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 की तरफ एक मैसेज है और एक गुजारिश है। अनुग्रह करता हूँ कि याद रखें, जो ये कैंसर किसी और का हो रहा है, ये आप भी हो सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि हमेशा किसी और का है तो हमें इससे क्या लेना देना। सबसे पहले अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। मुझे मालूम है कि हम लोग सब अपनी ज़िंदगी को, अपनी जीविता को प्यार करते हैं। अगर प्यार करते हैं तो सही तरीका प्यार करने का ये है कि कैंसर के बारे में दिमाग में रखें, हर एक सिम्पटम को ठीक से ठीक से देखें कि ये क्यों हो रहा है, खांसी आ रही है, क्या हो रहा है। खैर, मैं इन सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अपने तरफ ध्यान रखें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखें। और दूसरा, पॉजिटिव रहें, अच्छे रहें, तगड़े रहें एकदम। और अपने, जैसा भी बताया जाए कि एक प्रिवेंटिव रोल होना चाहिए कि बीमारी हो ना, वो ख़ास, उसका ख़ास ख्याल रखें। वो भी मैं बताऊंगा कैसे। उन डॉक्टर्स से मैं ये अनुग्रह करूंगा कि जब भी आप अपने पेशेंट्स को ट्रीट करें, मुझे मालूम है आपके पास सारी नॉलेज है और आप मेहनती भी हैं, लेकिन कंपैशन, अपने अंदर वो सहानुभूति मरीज के ताईं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और प्यार से ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। हॉस्पिटल से ये कहूँगा कि प्रॉफिट्स बनाएं। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो मेहरबानी करके, हम आपको नहीं कह रहे कि आप प्रॉफिट्स ना बनाइए, या डायग्नोस्टिक्स कंपनीज, प्लीज़ मेक योर प्रॉफिट्स, लेकिन अनहोली प्रॉफिट्स नहीं, उतना ही जितना जायज़ है, ताकि ट्रीटमेंट वैल्यू खराब ना हो। ऐसा ना लगे कि जो ट्रीटमेंट की वैल्यू पेशेंट्स को देनी पड़ रही है, उनके पास है नहीं, और वो बड़ी मुश्किल से जुटा के वो ज़्यादा, उसमें डिस्पैरिटी ना हो। अफोर्डेबल हो ट्रीटमेंट और जायज़ हो ट्रीटमेंट। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट से ये कहना है कि जब वो अपने बजट्स हेल्थ के लिए स्पेंड इंक्रीज करें, और उसमें एक अच्छा अमाउंट कैंसर और कैंसर ट्रीटमेंट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ स्पेक्ट्रम के लिए रखा जाए मखसूस, ताकि उससे उस केयर सेंटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोग जहाँ रहते हैं उन्हें वहीं ये सुविधा मिले, डिटेक्शन की भी और ट्रीटमेंट की भी। और उनको दूर दूर तक जाके महीनों तक तड़पना ना पड़े ट्रीटमेंट के लिए, क्यूज़ में ना लगना पड़े, तकलीफ ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दवाई की कंपनीज के लिए, मुझे मालूम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नए मॉलिक्यूल्स में बहुत बहुत पैसा लगता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नई नई तकनीकों की वजह से अब ये कीमत कम होगी। और ये कीमत जब कम होगी तो इसका फ़ायदा कैंसर पेशेंट्स को मिले, क्योंकि ये सारी कीमत इसकी कैंसर पेशेंट्स पे जाती है। थिंक अबाउट देयर अफोर्डेबिलिटी, देयर फाइनेंशियल एबिलिटी। सो ट्रांसफ़र दैट, जो पैसा आप बचाओगे, क्योंकि अब रिसर्च में भी पैसा कम लगेगा, रिसर्च भी क्विकली होगी। रिसर्च कीजिए, बहुत सारी कीजिए, और नई नई दवाइयाँ लाइए जिससे कैंसर ट्रीटमेंट बेटर हो। टाटा 1mg के द्वारा
हमारा मोटिव याद दिलाएं, स्ट्राइड्स इन कंपैशनेट केयर। और आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आपके द्वारा पूछे हुए सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल कि अगर पेरेंट्स को कैंसर है तो क्या उनके बच्चों को हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे पता लगाया जाए। तो शुरुआत में मैं आपको बताऊं कि जिनके माता पिता को या जिनके दादा दादी या नाना नानी को या फैमिली में बाकी रिश्तेदारों का कैंसर हो तो उनके बच्चों को हो सकता है। क्यों? कि 15% कैंसर हेरिडिटरी माना जाता है। हेरिडिटरी का मतलब हुआ कि जो जीन्स के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। छूत छात वाली बीमारी कैंसर बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो साथ रहने से, चूमने से, पकड़ने से या एक ही बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहने से कैंसर ट्रांसमिट नहीं होता। और कैंसर जीन्स के द्वारा ट्रांसमिट हो सकता है, हेरिडिटरी, या एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आपके अंदर का जो एनवायरनमेंट है, जो हार्मोन से बनता है, और जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जिस वातावरण में आप रहते हैं, आपके अराउंड की स्पेस, हवा कितनी पोल्यूटेड है, और इसमें आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी आते हैं। किस तरह की ज़िंदगी आप रहते हैं, क्या आपके डाइटरी हैबिट्स हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या आपके मोटापा है या नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हैं या, और आपके आदत कैसे हैं, क्या आप टबैको, शराब और ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए अगर आप जानना चाहें कि क्या मेरे में ये ट्रांसमिटेड जीन है, तो आजकल डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल हैं, प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव टेस्ट, हेरिडिटरी पैनल्स ऑलमोस्ट कोलन के, ब्रेस्ट के, ओवेरियन के, कई सारे कैंसर्स के अवेलेबल हैं। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और ये इनके बारे में जानकारी पता करें, या लिंक जो इस में प्रोवाइड होगा उधर क्लिक करके पूछें और पता करें कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए, क्योंकि पता लग सकता है उन लोगों को जो एट रिस्क हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी एट रिस्क नहीं हैं, फिर भी आजकल प्रेडिक्टिव टेस्ट भी आने लगे हैं, जिसमें आप एक पैनल करके, जेनेटिक पैनल करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे कैंसर होने के चांसेस कितने हैं। तो ज़रूर पता कीजिए, लिंक यूज़ कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अगले सवाल पे। So which test should a person do to see if she or he will have cancer or not in the future? So कुछ लोगों में कैंसर होने का अधिक रिस्क होता है ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर्स। सो अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कैंसर की हिस्ट्री है तो आप खुद के लिए एक हेरिडिटरी जेनेटिक कैंसर टेस्ट करवा सकते हैं, जो ये प्रिडिक्ट करता है कि कैंसर होने का कितना रिस्क है। और आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं फॉर सम पर्टिकुलर टेस्ट दैट कैन बी कंडक्टेड। डॉक्टर, मेरी कमर पे एक मस्सा है जो 2 साल पहले मूंग दाल के बराबर था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है। क्या ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है? सो मोल्स जो होते हैं, मोल्स जो कि हम सबके शरीर पे होते हैं, छोटे दाने होते हैं, काले कलर के दाने होते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन एवरीबडी। बट मोल्स कब वरीसम हो सकता है या कब उसमें कैंसर का लक्षण हो सकता है? अगर मोल का साइज़ बढ़ गया हो, मोल के कलर का चेंज हो गया हो, या उसमें कोई नए सिम्टम्स आ रहे हों। सो अगर एक बहुत सिंपल रूल बताएं तो एक ABCDE रूल होता है। A फॉर एसिमेट्री, मतलब कि मोल्स का जो सिमेट्री है वो पहले से चेंज हो गई है। B फॉर बॉर्डर, जो मोल का जो बॉर्डर है वो अनइवन हो गया हो या रगेड हो गया हो। C फॉर कलर, इफ़ द कलर ऑफ द मोल हैज़ चेंज सो दैट कैन बी अ साइन फॉर कैंसर, जिसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए। D फॉर डायमीटर, डायमीटर अगर उसका साइज़ पहले से बढ़ने लग गया हो। एंड E इज़ इवॉल्विंग, एज द नेम सजेस्ट, उसका साइज, शेप, कलर कुछ भी इवॉल्व हो रहा हो तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके सलाह लें और इसके बारे में कंसल्ट करें, सलाह मशवरा करें। नॉट नेसेसरली दैट एवरी मोल विच इज़ शोइंग दिस सिम्टम्स इज़ गोइंग टू बी कैंसर, बट उसके लिए जागरूक रहना ज़रूरी है। अगला सवाल आपका, माई डॉटर्स एज इज 20 years. What kind of preventive tests should she undergo to avoid breast cancer? Another good question.
which deserves a nice answer. And the answer is 20 साल की उम्र पे आप तभी घबराएं या टेस्ट करें या चिंतित हों अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को, आपकी मासी को, आपकी बहन को या नानी को, उसकी बहन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। ब्रेस्ट, यूट्रस और ओवेरियन कैंसर फैमिली में ट्रैवल करते हैं और 20 साल की लड़की को तब चिंतित होना ज़रूरी है कि अगर उनमें से किसी को हुआ है और अगर एक से ज़्यादा को हुआ है तब ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त एक ब्लड टेस्ट करना है जिसका नाम है BRCA1 या BRCA2। बस इस पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 20 साल की उम्र पे BRCA1, BRCA2 ब्लड टेस्ट हैं। ये किसी मुंह की सिक्रीशन सलाइवा से भी हो सकते हैं या टिश्यू से भी हो सकते हैं, लेकिन ब्लड में करने में बड़ी आसानी रहती है। तो सिर्फ अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो BRCA1, BRCA2 करना ज़रूरी है, नहीं तो ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन की स्क्रीनिंग 30 साल से ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर यंग एज से होने लगा है। तो पहले हम 45 के ऊपर स्क्रीनिंग शुरू करते थे या टेस्ट शुरू करते थे, लेकिन अब हम 30 साल तक आ गए हैं और जो एट रिस्क लोग हैं उनको हर साल करना चाहिए, लेकिन शुरुआत बिल्कुल आपसे होगी, क्योंकि द सिंपलेस्ट टेस्ट टू डू इस जिसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसका मतलब कि आप महीने में हर महीने उसी वक्त, मतलब महीने के उसी टाइम, ईदर बिफोर पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स, खुद से अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। देख के भी कोई भी चीज़ चिंताजनक लगे, कोई हार्ड नोड्यूल, कोई नोडुलैरिटी या कोई नई चीज़, तो फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं और पता करें कि ऐसा क्यों है। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट्स विद यू, कैन स्टार्ट एट 30 years of age और 3 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड ऑफ बोथ ब्रेस्ट्स। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है, इस उम्र पे ब्रेस्ट्स बड़े रेडियो डेंस होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड ही सही तरीका है, सही टेस्ट है करने के लिए, क्योंकि वो डिटेल बताएगा। और अगर उसके बाद 35 साल के ऊपर एक मैमोग्राम करना आवश्यक है। एक सॉफ्ट टिश्यू, मैमोग्राम क्या होता है? इट्स अ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। 10 मिनट में हुआ, बिल्कुल आए और गए, कराया, और 3 साल में एक बार। लेकिन अगर आप रिस्क पे हैं, मतलब फैमिली हिस्ट्री है या पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या कोई प्री मैलिग्नेंट प्रीडिस्पोजिशन है आपकी, तो फिर आपको साल में एक बार तो कराना चाहिए। तो मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट एंड ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये ट्रिनिटी त्रिका बहुत इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट, अपने ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास या अपने जीपी के पास या सीधा किसी सर्जन के पास जाके अपने ये 3 टेस्ट करवा सकते हैं। तो अब देखते हैं अगला सवाल। ये वाला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्या स्किन इरिटेशन कैंसर का एक साइन हो सकता है? सो स्किन इरिटेशन या स्किन इचिंग एक वार्निंग साइन हो सकता है फॉर कैंसर। यूजुअली लिवर, गॉल ब्लैडर या खुद एक स्किन कैंसर का ये सिम्टम हो सकता है। पर ये याद रखें कि स्किन इरिटेशन एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है एंड कैन बी ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशंस लाइक एक्जिमा या डर्मेटाइटिस। पर अगर आपको ये स्किन इरिटेशन और इचिंग ज़्यादा लंबे समय तक है तो इस सिम्टम को इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर? सो लंग कैंसर बहुत ही कॉमन बीमारी है, इंडिया के मेल्स में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है। सो लंग कैंसर फेफड़े का कैंसर होता है। जनरली इसके सिम्टम्स होते हैं खांसी जो कि ठीक नहीं हो रही है, सांस में फूलना, सांस फूलना, फिर खांसी में ब्लड आना। अगर कैंसर एडवांस्ड है तो कई बार चेस्ट पेन भी कर सकता है, छाती में दर्द भी कर सकता है, और वेट लॉस हो सकता है, भूख कम होना। अगर कैंसर वो कहीं फैल गया है, किसी और ऑर्गन में फैल गया है, उसकी वजह से भी सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि पीलिया होना, बोन्स में पेन होना, पर्सनालिटी में बदलाव आना। ये सारे साइन सिम्टम्स हैं कैंसर के। अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स हैं तो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या कैंसर डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें और उसके बारे में वो आपको कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब करेंगे। हो सकता है चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन, जिसके बेसिस पे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आपका अगला सवाल, क्या टबैको से कैंसर होता है? What are the ways of
to prevent them. टोबैको का सेवन, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो, चाहे वो टोबैको च्यू करने की वजह से हो, चाहे वो बीड़ी पीने की वजह से हो, या टोबैको रिलेटेड सब्सटेंसेस जो हम इंडिया में बहुत यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या जहाँ खैनी यूज़ होती है, खैनी, और लाइम यूज़ होता है, लाइम, इन सब से कैंसर होने के चांसेस ही नहीं, अवश्य होता है। मैं आपको इतना बताऊं, इतना स्ट्रॉन्ग लिंक है कि मैं आपको ऑलमोस्ट कहूं कि 30 से 40% कैंसर अगर ख़त्म करना है तो टोबैको बंद करना पड़ेगा। टोबैको में इज़ अ नोन कार्सिनोजन, उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इट इज़ अ नोन कार्सिनोजन। टोबैको के स्मोक में वो नॉन कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं जो धुआं निकलता है। और याद रखें कि आप ही को वो धुआं नहीं अफेक्ट करता, सेकंड उन लोगों को भी इफेक्ट करता है जो आपके अराउंड एनवायरनमेंट में हो, जो उस कमरे में रहते हो, जो उस घर में रहते हो, चाहे वो आपके करीबी प्यारे बच्चे ही क्यों ना हो। तो सेकंड हैंड स्मोक इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और ये केमिकल्स जो जो सेल्स हैं, ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, जो बेसिक कंपोनेंट है, उसमें एक एलिमेंट होता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। ये उस डीएनए को डैमेज करते हैं, रिपेयर मैकेनिज्म्स को इम्पीड करते हैं। सेल्स इस वजह से ऑटोनॉमस हो जाती हैं, वो रुकती नहीं, थमती नहीं, ट्यूमर्स बनाती हैं, आप टिश्यूज़ में इन्वेड करती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपका सारा खाना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन लेके मौत की तरफ ले जाती हैं। तो इसलिए, और टोबैको को कोई प्रिवेंट करने का कोई तरीका ही नहीं है। लंबे सिगरेट, पतले सिगरेट, डबल फिल्टर वाले सिगरेट, ये सब 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 एक धोखा है, कमर्शियल धोखा है। और डोंट गेट मिसलेड बाय इट। द ओनली वे ऑफ प्रिवेंटिंग tobacco related cancers, which are huge in numbers, is to not smoke at all. बिल्कुल ही स्मोक की तरफ इनके, इनफैक्ट स्मोकर के साथ भी ना रहें, और कोशिश करें कि अगर कोई आपका करीबी स्मोक करता है उसको रोकें, या आपकी तरफ से उनकी तरफ एक जीवन दान होगा। याद रखिए मेरी बात को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सो इज ओबेसिटी वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ कैंसर? ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर लोग पूछते हैं, तो आइए इसका आंसर पता करते हैं। सो कुछ स्टडीज बताती हैं कि 4 to 8% ऑफ ऑल कैंसर्स आर नाउ एट्रीब्यूटेड टू ओबेसिटी। ओबेसिटी अलॉन्ग विद अदर लाइफस्टाइल डिजीजेस अब एक रिस्क फैक्टर बन चुका है फॉर सर्टेन कैंसर्स, स्पेशली इसोफेजियल, लिवर, पैंक्रियाटिक, गॉल ब्लैडर या पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर जैसे कुछ कैंसर्स का। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करें बाय लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अबाउट लंग कैंसर, इज देयर अ ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूस्ड मोबिलिटी एंड वीकनेस ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सेंड बाय समबडी जिसके फैमिली में प्रॉब्ली समबडी इज अफ्लिक्टेड विद दिस डिजीज। सो लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मोबिलिटी कम हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो सबसे पहले तो डॉक्टर को जाके बताना है। ये होने का वजह हो सकता है या तो ट्रीटमेंट की वजह से, अगर पेशेंट को ऑलरेडी कोई रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी चल रही है तो उसकी वजह से भी शरीर में वीकनेस आती है, मांसपेशियाँ लॉस होती है, एपेटाइट कम होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा वजह है कैंसर बढ़ रहा हो। अगर कैंसर का प्रोग्रेशन होने लगता है ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी, तो भी पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, कैंसर अगर शरीर में बहुत ज़्यादा फैलता है तो उसकी वजह से खाना वगैरह कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी वीकनेस हो सकती है। कई बार अगर कैंसर स्प्रेड होकर सपोज कीजिए आपके बोन्स में, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाए या ब्रेन में चला जाए, उसकी वजह से भी पेशेंट को हो सकता है मोबिलिटी ना हो, मतलब वो चल फिर ना पाए। तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि अगर मान लो कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की वजह से ये सारे कंप्लेंट्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर आपको कोई ना कोई ऐसे सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे या आपकी ऐसी काउंसलिंग करेंगे जिससे कि आपको कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स रिड्यूस हों। फिजियोथेरेपी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन रिड्यूसिंग द मोबिलिटी। तो ये सारे सिम्टम्स जो है आपको होते हैं तो आप डॉक्टर से परामर्श लें, वो आपको इसके बारे में ज़रूर मदद करेंगे और हल ज़रूर निकालेंगे कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आपका अगला सवाल मेरी तरफ, मैं समझता हूँ, चर्चा का विषय है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, किस वजह से होता है और इससे कैसे बचा जाए?
मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बात चर्चा में है। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी का जो निचला भाग होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, और उसमें जब कैंसर बनता है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानलेवा कैंसर बन जाता है। कई सालों इंडिया में, हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड बड़ा इम्पॉर्टेंट कैंसर, इंडिया में नंबर 1 कैंसर लेडीज़ में, और मैक्सिमम लेडीज़ को मारने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर ही था। अब थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर ऊपर आ गया है और सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 पे है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं बहुत ही ख़तरनाक और दर्दनाक कैंसर है। होता क्यों है? इकट्ठे रहने से। वायरल इन्फेक्शंस अगर बच्चेदानी के एरिया में, जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली वायरल, और वो भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हमारा दुश्मन 16 तरीके का है, लेकिन सारे ही सारे दुश्मन हैं। सब के सब सर्वाइकल कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। सर्वाइकल कैंसर के अलावा बाकी कैंसर्स भी करते हैं, एनल कैंसर, माउथ कैंसर्स। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक गंदा वायरस है, कई सारे कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो इसके इन्फेक्शन जो जेनाइटल एरिया में बड़े कॉमन है, ये हम काफ़ी देर से जानते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर का मेन रीज़न है। तो जमगट्ठे में रहने से, अनहाइजीनिक तरीके से रहने से, और अनहाइजीनिक सेक्स जो है करना, ये इसका मेन रीज़न है। वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और इससे सर्वाइकल मल्टीपल पार्टनर्स, कई सारे लोगों से, डिफरेंट पार्टनर्स के साथ सेक्स करने से, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो सफाई और जागरूकता और सही टाइम पे, ताकि इन्फेक्शंस ना हो और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से दूर रहा जाए, वो दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, वैक्सीन है। अब वैक्सीन्स कई साल से आए हैं। सबसे अच्छा टाइम वैक्सीन्स यूज़ करने का 9 साल से 14 साल का है, क्योंकि जिससे पहले एक बच्ची टीनेज में जाए और सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने के चांस बढ़ जाए, उससे पहले अगर ये वैक्सीन मिल जाए तो एक ही बार करना पड़ेगा। 25 साल 20 साल के ऊपर भी फ़ायदे हैं ये लेने के। 35 साल से 45 इयर्स तक भी फ़ायदा है इससे बचने का, और वो लेकिन 2 बार करना पड़ेगा, 2 वैक्सीन करने पड़ेंगे, 2 स्टेज वैक्सीन होंगे। तो याद रखें, स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड प्राइमरी प्रिवेंशन and secondary prevention by using vaccines at the right time, preventing genitourinary infections, and of course, getting your regular checkups done are the ways to save yourself from this deadly cancer. तो आइए देखते हैं अगला सवाल। कैंसर के इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं एंड हाउ टू बी हेल्दी इन दिस जनरेशन। कैंसर के बहुत प्रकार के इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं, बट बहुत सारे कैंसर्स में कोई भी सिम्टम नहीं होता है, इसलिए कुछ कैंसर्स टाइम पे डायग्नोज नहीं होते हैं। पर ऐसे कुछ वार्निंग साइंस हैं जिसको हमें लुक आउट करना चाहिए, और अगर वो परसिस्टेंट हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से आप उन साइंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं उन वार्निंग साइंस के बारे में, जैसे कि लगातार कोई सोर होना या छाला होना मुंह के अंदर, लिप्स पे या टंग पे, अचानक से कोई गांठ आ जाना जो आपकी बॉडी में पहले नहीं थी, परसिस्टेंट इंडाइजेशन होना या अचानक से पेट की समस्याएं बढ़ जाना, अनएक्सप्लेन्ड या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना जैसे कि रेक्टल ब्लीडिंग, अगर आपको लंबे समय तक कॉफ है या खराश है, एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ये सिम्टम्स अगर आपको लगातार लंबे समय तक हैं तो जल्द से जल्द इसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये याद रखें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत सारे कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली बाय आवर लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि स्टॉपिंग टू स्मोक या अल्कोहल। ट्राई टू ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट एंड लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। और अगर इन वार्निंग साइंस में से कोई भी साइन आपको लगातार लंबे समय तक है तो जल्दी से जल्दी उसे डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सो इज यूजिंग मेकअप वन ऑफ द रीजंस फॉर कैंसर अमंग पीपल, यानी कि मेकअप यूज करने से कैंसर होता है कि नहीं। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे कि पैराबेन्स, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉलीमर्स नोन एज पैग। हाउएवर, इनका स्किन से कितना एब्जॉर्प्शन होता है एंड एक्चुअली ये कितना कैंसर कॉज कर सकती हैं, इस पे काफ़ी लिमिटेड स्टडीज़ हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है,
What are the steps one can take to avoid cancer at an early stage? So this is a very important question, and this is a question I think World Cancer Day है जहाँ पे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं. So अवॉइड कैसे करेंगे अगर हम जानेंगे कि कैंसर किस वजह से होता है. सो कैंसर के सबसे कॉमन, इंडिया में जो सबसे कॉमन वजह है वो है टोबैको. टोबैको इधर इन अ च्यूड फॉर्म और इन अ स्मोक्ड फॉर्म इट कॉजेज मेनी कैंसर्स, जैसे लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, योर फूड पाइप कैंसर, stomach cancer, pancreatic cancer, urinary bladder cancer, and some of the blood cancers also are caused by tobacco. So it is very important that tobacco consumption should not be done in any form. And even after the diagnosis of cancer ऐसा देखा गया कि अगर आप tobacco consumption बंद कर देते हैं तो आपके outcomes better होते हैं. So it is never too late to stop consuming tobacco in any form. फिर अल्कोहल के इंटेक को मॉडरेट रखना है. जनरली अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, बिकॉज अल्कोहल इंटेक से भी बहुत सारे कैंसर होते हैं. फिर द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज इज ओबेसिटी. ओबेसिटी इज़ आज की डेट में इट हैज़ बिकम एन एपिडेमिक. सो अगर आप अपना वेट कंट्रोल रखेंगे इधर बाय डूइंग डाइट और बाय इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी, आप एटलीस्ट 8 to 9 डिफरेंट कैंसर से निजात पा सकते हैं. फिर अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक हिस्ट्री. सो लगभग 3 से 10% कैंसर केसेस जो होते हैं अनुवांशिक होते हैं. जो कॉमन अनुवांशिक कैंसर हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, स्टमक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर. सो जिसमें भी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है या जिनके फैमिली में ऑलरेडी किसी में ये अनुवांशिक म्यूटेशन डिटेक्ट हो रखा है, तो उसमें अर्ली स्टेज पे स्क्रीनिंग करना. जैसे कि अगर किसी में BRCA म्यूटेशन है तो अगर आप उसमें अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट का MRI या मैमोग्राफी शुरू करते हैं तो उस कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट किया जा सकता है. इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग. फिर जो कॉमन कैंसर्स हैं उसके लिए भी आप रेगुलर पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग होता है. जैसे कि लड़कियां हैं, इंडिया में सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है. सो अगर 20 एज की ऊपर से अगर आप पैप्समियर कराते हैं और 30 ईयर्स की एज के ऊपर आप HPV DNA टेस्टिंग और पैप्समियर कराते हैं तो हम सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करके ट्रीट कर सकते हैं. उसी तरह ऐसा रिकमेंडेशन है कि 40 साल से ऊपर की सारी औरतों को अपना ईयरली मैमोग्राफी कराना चाहिए, ताकि ब्रेस्ट कैंसर जो कि लेडीज़ में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में, उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें और अर्ली ट्रीट कर सकें. ठीक है. उसके अलावा जो बाकी हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो सन में होता है उससे भी एक्सपोजर होता है. कभी आप प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर के लिए जा रहे हैं तो अपना स्किन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें. और बाकी कुछ वैक्सीनेशन है उससे भी आपका कैंसर प्रिवेंट होता है. जैसे कि सम ऑफ हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, दैट इज़ लिवर कैंसर. जनरली ये वायरस से होता है. अगर आपने टाइमली हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन लगवाया है तो हेपेटाइटिस B वायरस से होने वाला लिवर कैंसर आपको नहीं होगा. उसी तरह यंग एज में अगर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लेडीज़ लोगों को लगा दी जाए तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय दैट वैक्सीन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू डिटेक्ट कैंसर एट अर्ली स्टेज और प्रिवेंट इट ऑल टुगेदर. आइए चलते हैं अब अगले सवाल पे. तो नेक्स्ट सवाल है, ब्रेस्ट कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर को लंप से डिटेक्ट किया जाता है ब्रेस्ट एरिया में या अंडर आर्म एरिया में, बट इसके अलावा इसके और भी वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि थिकनिंग या स्वेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेस्ट, निप्पल में पेन होना या पुलिंग ऑफ द निप्पल टू वन पर्टिकुलर साइड, रेडनेस या फ्लेकीनेस ऑफ द स्किन स्पेशली अराउंड द निप्पल एरिया से कोई डिस्चार्ज होना अदर देन ब्रेस्ट मिल्क स्पेशली ब्लड, या कोई भी एरिया ऑफ द ब्रेस्ट में पेन होना, या कोई भी चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट होना. आप समय समय पर अपने आप को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं ऑन हाउ टू कंडक्ट इट. और अगर आप ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी और जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें. सो अब हम नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करेंगे. ओके, सो व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इन मेन एंड हाउ वन कैन अवॉइड देम इन अर्ली स्टेज. So prostate cancer is one of the common cancers that happens in male. Generally it happens at an advanced age, like more than 55-60 years of age पे prostate cancer होता है. Prostate cancer again it can also be genetic. जिन families में breast cancer, ovarian cancer या prostate cancer की history है उसमें prostate cancer होने की संभावना ज़्यादा है. ओके, सो इस तरह की किसी के फैमिली में strong family history है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें. फिर avoiding bad lifestyle like obesity or increased weight, reduced physical activity. Okay, these can also lead to increased prostate cancer risk. But despite all that, majority of the prostate cancer, ज़्यादातर prostate cancer होते हैं वो किस वजह से होते हैं आज हमें unfortunately उसके बारे में पता नहीं है. These are also called as idiopathic cancer. That means कि we don't know the cause जिस वजह से prostate cancer हुआ. But prostate cancer is also a cancer which can be detected by screening.
सो 50 साल की एज के ऊपर आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले या डॉक्टर से मिले हु विल रिकमेंड यू अ PSA टेस्टिंग, कॉल्ड सीरम PSA। ये एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, एनुअल करना चाहिए। और अगर किसी में PSA बढ़ा हुआ आता है, और एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि पीछे के रास्ते से आपकी डॉक्टर जांच करते हैं, अगर उसमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट दिखती है तो फिर डॉक्टर आपको बाकी टेस्ट रिकमेंड करेगा टू रूल आउट प्रोस्टेट कैंसर। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। So next question is, can sunscreen avoid cancer completely? There are excellent studies जो बताती हैं कि using of sunscreen can prevent all 3 type of skin cancers, namely squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma and melanoma. However, आपका sunscreen आपको कितना protect करेगा is directly related to the amount of UV radiation exposure. कोई भी सनस्क्रीन 100% प्रोटेक्शन तो नहीं देता, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें एंड उसे प्रॉपरली अप्लाई करें। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ प्रिवेंटिव टेस्टिंग फॉर कैंसर? नाउ कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मीन्स चेकिंग योर बॉडी फॉर कैंसर इवन बिफोर द अकरेंस ऑफ द डिजीज। स्क्रीनिंग एक्सपेशली बिकम्स इम्पॉर्टेंट अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या कोई एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं। गेटिंग रेगुलर स्क्रीनिंग स्पेशली फॉर कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इफ डिटेक्टेड द ट्रीटमेंट इज लाइकली टू वर्क द बेस्ट। आपका आखिरी सवाल मेरी तरफ, व्हाई इज प्रिवेंटिव टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट? तो दोस्तों, ये सवाल इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसको तफसील से जवाब दूंगा। वो इसलिए क्योंकि प्रिवेंशन, लाइक दे से, इज बेटर देन क्योर, और एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड इन क्योर। इसका मतलब ये कि अगर आप प्रेडिस्पोज्ड हैं, कुछ लोग जो हैं उनके कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि फैमिली में होता है, जैसे मैंने पहले बात की कि प्रिवेंटिव जो उसमें हेरिडिटरी जीन्स होते हैं जो इनहेरिट किए होते हैं, तो आप में भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रिवेंटिव चेकअप्स और प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देंगे तो आप अर्ली डिटेक्शन करेंगे इस कैंसर का। और अगर आपने अर्ली डिटेक्शन किया, मतलब ये एकदम जल्द अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगा, और उस वक्त ट्रीटमेंट कराने से 90% से भी ज़्यादा चांसेस क्योर के होंगे। एडवांस्ड कैंसर्स का क्योर बहुत मुश्किल होता है, बहुत कीमती होता है, और ये बहुत तकलीफ देता है उस बीमार को ही नहीं, सारी फैमिली को, सारे समाज को, और इट इज़ अ ड्रेन फाइनेंशियली एंड मेंटली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज की ये है कि अवेयरनेस, प्राइमरी प्रिवेंशन। किस चीज़ की अवेयरनेस? की मुझे खाना क्या है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ताकि मुझे कैंसर होने के चांसेस कम हो, मुझे किस किस्म के कपड़े पहनने हैं, किन जॉब्स को और किस एनवायरनमेंट को अवॉइड करना है। अगर कार्बन टारिंग हो रही है और पोल्यूशन है, में प्रदूषण है, और गवर्नमेंट को भी चौकस रहना है, और लोगों को भी, कि उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उन टोबैको स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, अल्कोहल का कंजम्पशन कितना है, या पान पराग और इन सब चीज़ों का सेवन तो नहीं, क्या खाना मेरा न्यूट्रिशियस है, क्या वो बैलेंस डाइट है। और आज की दिन वैक्सीन्स का रोल इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे गिव यू इम्यूनिटी। ये आपको बचाते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस का वैक्सीन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शंस में कोविड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया के वैक्सीन हो, और चाहे वो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन हो। वैक्सीन आते जाएंगे, बनते जाएंगे, इजाद होते रहेंगे, और आपको क्या करना है कि आपको इनको इनकॉर्पोरेट करना है अपने प्रिवेंशन में। सो लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, बीइंग अवेयर, getting regular checkups done, eating a normal balanced diet, and being aware whether you are क्या आपकी प्रेडिस्पोजिशन है किसी कैंसर के लिए, ताकि आपके चेकअप ज़्यादा जल्दी हो, और अपने बारे में, अपने सेहत का एक जगह बनाएं। आप अपनी बॉडी के साथ रोज़ बात करने की कोशिश करें। नमस्कार।